हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के? मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। आज का ये सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे पेपर 6 आईबीएस के लिए, क्योंकि इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि हमें एग्जाम में किस तरह से आपकी जो नई केस स्टडीज पूछी जाती है उन्हें सॉल्व करना है। यानी केस स्टडी सॉल्यूशन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एंड हम लोग इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे आपकी कुछ केस स्टडीज पर और समझेंगे कि ये अप्रोच किस तरह से काम करती है। तो ये हमारे आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमें आईबीएस के पेपर में केस स्टडीज को किस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में। अगर एग्जाम में आपको कोई नई केस स्टडी देखने को मिलती है, जो कि आपके एग्जाम में 99% केसेस में होता है कि आपको नई तरह की केस स्टडीज और नए तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आप जैसी कोई नई केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। हमने यहाँ पर आपको बताया है कि आपकी स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है आपका कि जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है और केस स्टडी मिलती है, आपको हमेशा डायरेक्टली जाना है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। आपको अपनी केस स्टडी को स्किप करना है, एमसीक्यू को स्किप करना है, डायरेक्टली आ जाइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे हमने आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझ लिया, अब हम लोग जाएंगे आपके रिलेवेंट पार्ट ऑफ केस स्टडी पे। हमें आपकी पूरी केस स्टडी पे नहीं पढ़ना है, हमें केवल रिलेवेंट पार्ट पर जाना है। सर रिलेवेंट पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये भी हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे, जब हम लोग आपकी एक सिंपल सी केस स्टडी सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आप जाएंगे रिलेवेंट केस स्टडी के पार्ट पे। जैसे ही आपने रिलेवेंट केस स्टडी का पार्ट पढ़ा और अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ा, तो अब आपके पास पूरा नॉलेज है अपने क्वेश्चन को आंसर करने का। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट और टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या होगा सर? आपका सब्जेक्ट हो सकता है एफआर हो, एएफएम हो, ऑडिट हो, डीटी हो, आईडीटी हो, या फिर आपका लॉ या एसपीपीएम हो। सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट हमने उसका टॉपिक आइडेंटिफाई किया कि इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है। एक बार आपको इतनी क्लैरिटी हो गई कि सब्जेक्ट और टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका इस टॉपिक को ढूंढना है आपको अपने मटेरियल में, जो कि आप एग्जाम में लेके गए हैं, कि ये टॉपिक हमारा कौन सी बुक में है, कौन से पेज पे है। एंड यहाँ पर आपके इंडेक्स हेल्प करेंगे। तो जो भी बुक्स आपने अभी पढ़ी है, उन सभी के आपके पास इंडेक्स होने चाहिए। अगर आपने स्टडी मैट से प्रिपेयर किया है, तो स्टडी मैट के बिगनिंग में आपको इंडेक्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको और डिटेल इंडेक्स चाहिए, तो और डिटेल इंडेक्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्टडी मैट अगर आप रेफर करें तो स्टडी मैट पे जाइए। स्टडी मैट में देखिए टॉपिक कहां पर है। आपको अगर टॉपिक मिल जाता है आपके स्टडी मैट में, तो सर्च द टॉपिक इन योर मटेरियल। अब टॉपिक पे जाके उस टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक को अप्लाई करिए आपके क्वेश्चन पे। तो जो भी आपका कंसेप्ट है टॉपिक का, अप्लाई द कंसेप्ट टू केस स्टडी क्वेश्चन। अब आपने अप्लाई कर लिया है, आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं आईसीआई के आंसर से। क्या सर एग्जाम में आईसीआई के आंसर से वेरीफाई करना है? तो ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि जब भी आप लोग आईबीएस की केस स्टडी सॉल्व करें, तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। एग्जाम के अंदर चौथा स्टेप नहीं रहेगा। एग्जाम में केवल आपके 3 स्टेप रहेंगे, जो कि आपको फॉलो करके अपनी केस स्टडीज का आंसर करना है। एक बार आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर आप लोग जाएंगे एमसीक्यू पार्ट पे। एमसीक्यू पे भी सेम अप्रोच करेंगे। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके ऑप्शंस पढ़ेंगे। एंड अगर क्वेश्चन और ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया, तो केस स्टडी पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर नहीं आया, तो हम लोग केस स्टडी पर जाके हमारे आंसर को समझेंगे। तो ये आपकी अप्रोच रहने वाली है। अब सर चलते हैं एंड इस केस स्टडी की अप्रोच को अप्लाई करते हैं हमारी एक एक्चुअल केस स्टडी पे, और समझते हैं कि किस तरह से एग्जाम में नई केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना है। हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी आईसीआई ने जो एडिशनल 10 केस स्टडीज इशू करी है मई 2025 एग्जाम के लिए, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सर ये एडिशनल 10 केस स्टडी हमें मिलेगी कहां पे? तो ये आपको मिल जाएगी आईसीआई की वेबसाइट पे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कहां पर मिलेगी। तो आप जाइए गूगल क्रोम पे, सर्च करिए हमारा आईसीआई बीओएस।
तो आपको मिल जाएगी हमारे आईसीआई बीओएस की वेबसाइट। चलते हैं हमारे आईसीआई बीओएस की वेबसाइट पे। थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में, लेकिन जैसे ही ओपन होती है फिर हम लोग चलते हैं आपकी केस स्टडीज के ऊपर। सो मैं इसको एक न्यू टैब में भी ओपन कर लेता हूं। तो ये हमारी आईसीआई की वेबसाइट है। आईसीआई की वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको एकदम फ्रंट पे दिख जाएगा केस स्टडीज पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। यहां पर आप चलेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको जितनी भी केस स्टडीज आईसीआई ने इशू करी है पेपर 6 में आपको मिल जाएगी। सो ओपन करते हैं। लगता है इसको लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी केस स्टडीज ओपन हो गई है। सबसे पहले केस स्टडी डाइजेस्ट है जहां पर 50 केस स्टडीज है। उसके बाद आपकी कुछ जर्नल में केस स्टडी आई थी, वो आईसीआई ने दे रखी है। और यहाँ पर गिवन है आपकी एडिशनल केस स्टडीज। ये केस स्टडीज रिसेंटली मई 2025 के लिए रिलीज हुई है। एंड ये केस स्टडीज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे हमारी केस स्टडी की अप्रोच से। तो इस केस स्टडी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले ही यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। अब मान लेते हैं कि एग्जाम में मुझे ये केस स्टडी मिली। अब जब ये मुझे केस स्टडी मिलेगी तो ये मेरे लिए एक नया क्वेश्चन है। इस नए क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हमें सीखना है। तो हमें केस स्टडी को कभी भी नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग में। आपको केस स्टडी को स्किप करना है। इतनी बड़ी केस स्टडी है 4 से 5 पेज की। आप जाएंगे डायरेक्ट, आपको मिलेंगे आपके एमसीक्यू। एमसीक्यू को भी आपको अभी इग्नोर करना है। हमें जाना है डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आते ही हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस स्टडी पे जाना है। केस स्टडी पे जाके रिलेवेंट पार्ट समझना है। रिलेवेंट पार्ट और क्वेश्चन को पढ़ के टॉपिक कंसेप्ट आइडेंटिफाई करेंगे, कंसेप्ट को मटेरियल में ढूंढेंगे और फाइनली कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ये हमारे स्टेप्स हैं। चलते हैं इसको रीड करते हैं आपकी केस स्टडी को। तो यहां पर बोला है इवैल्यूएट द इंट्रिकेट वैल्यू चेन ऑफ आर एंड आर। आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वैल्यू चेन को आपको इवैल्यूएट करना है। किसकी वैल्यू चेन को? आर एंड आर करके कोई फर्म है जिसकी वैल्यू चेन आपको एनालाइज करनी है। फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन, एक्विजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ मूवीज। तो आर एन आर का फोकस आपके मल्टीपल एक्टिविटीज पे है जो कि आपको यहां पर गिवन है। डिस्कस द ऑपरेशनल चैलेंज। अब ये इसका सेकंड पार्ट है कि आपको वैल्यू चेन को इवैल्यूएट करना है प्लस आपको ऑपरेशनल चैलेंजेस को डिस्कस करना है इन ईच स्टेज एंड हाउ दे अफेक्ट द कंपनीज एफिशिएंसी एंड ओवरऑल सक्सेस। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का है। तो ये कंसेप्ट है आपके एससीपीएम सब्जेक्ट का यानी कॉस्टिंग का। अब ये क्वेश्चन आपके कॉस्टिंग का है। कॉस्टिंग में कौन सा कंसेप्ट है? आपको यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है कि ये आपका वैल्यू चेन का कंसेप्ट है। तो हमें यहां पर पता चल गया है। क्या पता चला है सर? हमें यहां पर पता चला है ये क्वेश्चन है एससीपीएम का और कंसेप्ट है यहां पर वैल्यू चेन। अब क्वेश्चन हम समझ गए हैं। क्वेश्चन को और डिटेल में जानने के लिए हमें आर एंड आर कंपनी को जानना होगा क्योंकि आर एंड आर कंपनी की वैल्यू चेन हमें एनालाइज करनी है। तो आपको सबसे पहले वैल्यू चेन का मतलब पता होना चाहिए। वैल्यू चेन होती क्या है? नॉर्मल सा सिंपल सा मीनिंग होता है वैल्यू चेन का कि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप दो तरह की एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करती है एंड आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है। और सेकेंडरी एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी है जो कि आपके बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। तो दो तरह की एक्टिविटी वैल्यू चेन में डिफाइन होती है। वैल्यू चेन में हम आपकी एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और हर एक्टिविटी से क्या वैल्यू जनरेट हो रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये आपका वैल्यू चेन का सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन वैल्यू चेन का है, एससीपीएम का है, लेकिन हमें पता करना होगा कि रिलेवेंट पैराग्राफ कौन सा है आपके इस केस स्टडी में से। तो चलते हैं आपकी केस स्टडी पे। अब आपकी इस केस स्टडी पर हम आ गए हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले केस स्टडी में
हमें बोला है जर्नी ऑफ राहुल एंड राज फिल्म लिमिटेड। राहुल और राज फिल्म की जर्नी दे रखी है। क्या इनकी जर्नी हमारे लिए रिलेवेंट है? बिल्कुल रिलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर एंड आर कंपनी के बारे में बोला था, जिसका नाम है राहुल एंड राज लिमिटेड। तो हमें ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना है, इसको समझना है कि कैसे यहां पर वैल्यू चेन का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है। जब भी पैराग्राफ पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता रहना चाहिए कि ये पैराग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग आर एंड आर कंपनी की डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर सके, और हर एक्टिविटी के अंदर वैल्यू क्या है, चैलेंजेस क्या है, और कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, इसका आंसर कर सके। तो यहां पर फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ कहां से कहां तक है? तो ये यहां से लेके पूरा यहां तक है। फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में बोला है इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ग्रोइंग जाइंट है। क्या ये हमारे लिए रिलेवेंट है? ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमें इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं, हमें तो आर एंड आर कंपनी से मतलब है। तो ये वाला पैराग्राफ आपको अभी रीड नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है आपका की बिजनेस स्ट्रैटेजी एक्सपेंडिंग होराइजन आर एंड आर। तो यहां पर की बिजनेस स्ट्रैटेजी दे रखी है आर एंड आर की, तो ये भी हमारे लिए रिलेवेंट है वैल्यू चेन के लिए। तो ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट है न्यू प्रोजेक्ट एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ये भी आपके लिए रिलेवेंट है, क्योंकि अगर आर एंड आर का वैल्यू चेन डिफाइन करना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फिर लास्ट है आपका यहाँ पर म्यूजिक राइट एंड रेवेन्यू ग्रोथ। ये अभी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपके बिजनेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑडिटर एंगेजमेंट। ऑडिटर तो ऑडिट के कंसेप्ट में आएगा, यहां पर जरूरत नहीं है। एंड लास्ट है सब्सिडरी ऑपरेशन एंड मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन हमारे लिए रिलेवेंट है, क्योंकि वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहे हैं। तो वैल्यू चेन आपका थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, इसीलिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज यहां पर कवर है। और ये सारे पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम जाएंगे वापस से आपके क्वेश्चन पे, और अब हम लोग आपके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें आपका टॉपिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके टॉपिक को सर्च करते हैं। कहां पे सर्च करेंगे? जो भी मटेरियल हम लोग लेके गए होंगे हमारे एससीपीएम का, उस मटेरियल में हमें इसको सर्च करना है। मान लेते हैं कि हम लोग एससीपीएम का स्टडी मटेरियल लेके गए। अब स्टडी मटेरियल का आपके पास इंडेक्स होना चाहिए। या तो आप आईसीआई का इंडेक्स यूज करिए, या फिर आप हमारा भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं। तो हमने भी स्टडी मैट का एक सिंपल सा इंडेक्स बनाया है, जहां पर स्टडी मैट के हर पेज पे कौन सा कंसेप्ट है वो हमने मेंशन किया है। तो ये हमारा एससीपीएम का स्टडी मैट का इंडेक्स है। इसको आपको एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है, ताकि आपको पता रहे कौन कौन से चैप्टर स्कोप में है और हर चैप्टर में कौन से कंसेप्ट है। सो अगर आपने 4 से 5 बार पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि वैल्यू चेन हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। अब फर्स्ट चैप्टर में आपको ढूंढना है कि कहां पर वैल्यू चेन है। तो हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको दिखता है वैल्यू चेन का कंसेप्ट ऑन पेज नंबर 1.6। तो स्टडी मैट के पेज 1.6 पर वैल्यू चेन का कंसेप्ट है। हम लोग वैल्यू चेन के टॉपिक पे जाएंगे, उस टॉपिक को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, एंड उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। चलते हैं हमारे पेज नंबर 1.6 पे। तो पेज नंबर 1.6 शायद ये रहा आपका पेज 1.12 है, 1.9, एंड ये रहा आपका पेज नंबर 1.6। पेज नंबर 1.6 पे आपका ये रहा वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट। एंड यहां पर आपको बताया है कि वैल्यू चेन में आपकी कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज है, कुछ प्राइमरी एक्टिविटी, और इन एक्टिविटी की डिटेल्स गिवन है। सो आपको इस कंसेप्ट को समझना है। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा कंसेप्ट तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। आपको डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटी के नेम नोट करने हैं और सेकेंडरी एक्टिविटी के नेम नोट करने हैं, और उन नेम के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी है इनबाउंड, फिर है ऑपरेशंस, फिर नेक्स्ट है हमारी आउटबाउंड, इसके बाद है मार्केटिंग, और लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी आफ्टर सेल सर्विस। तो टोटल 5 प्राइमरी एक्टिविटी है। इसको आप लोग अपने आंसर में नोट करेंगे, इसके बारे में 1 लाइन लिखेंगे, और फिर आपको इन पांचों एक्टिविटी को अप्लाई करना है आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते वापस से क्वेश्चन पे। आपने जैसे ही आपकी वैल्यू चेन की एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी नोट कर ली, उनको आप अप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चन पे बेस्ड ऑन आपका केस स्टडी, और फिर आप लोग आंसर करेंगे। आईसीआई ने भी लगभग ऐसा ही कुछ किया है। आईसीआई ने यहां पर लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू चेन, और जो आपकी वैल्यू चेन की एक्टिविटी थी आपके स्टडी मैट में,
उस तरह का डायग्राम बनाया है और यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी एक्टिविटीज है इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग, आपका सेल्स, सर्विस एंड फिर यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी। तो सेम तरीका, कंसेप्ट आपने समझ लिया, कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया और फिर आपको आंसर करना है। एग्जाम के अंदर सर जनरली इतने बड़े आंसर नहीं होते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने पेज का आंसर है। क्वेश्चन 1.6 का आंसर आप नोट करिए, ये हाफ पेज है, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3rd, ये 4th। तो लगभग आपका 4 पेज का ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 1.6 का। लेकिन एग्जाम में 4 पेज का क्वेश्चन नहीं, 4 पेज का आंसर नहीं आएगा। 1.6 जो क्वेश्चन आएगा मैक्स टू मैक्स 5 से लेके 8 मार्क्स का होगा और 8 मार्क्स में आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 पेज लिखने होते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1.6 का। नेक्स्ट आपको समझना है क्वेश्चन 1.7, इसको भी आप रीड करेंगे। यहां पर क्या बोला है, whether the production of the movie सिमरन is at the research और डेवलपमेंट स्टेज। आपको बताना है कि मूवी सिमरन रिसर्च या फिर डेवलपमेंट स्टेज पर है। अंडर रिलेवेंट इंडेस, यहां पर डायरेक्टली बोल दिया कि रिलेवेंट इंडेस के रिसर्च एंड डेवलप स्टेज पे है। रिलेवेंट इंडेस का मतलब हो गया कि ये हमारे एफआर का क्वेश्चन है। एफआर के क्वेश्चन में कौन आपका एफआर के सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आपका इंडेस रहेगा। इंडेस रहेगा ये हमारा 38, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है और इनटेंजिबल एसेट के लिए इंडेस 38 अप्लाई होता है। अब हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कॉस्ट इंकर टिल डेट एंड रिस्पेक्ट टू द सेम मूवी। तो हमें बताना है कि जो कॉस्ट इंकर हुई है सिमरन मूवी में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है कि रिसर्च क्या है और डेवलपमेंट क्या है एज पर इंडेस। रिसर्च आपका तब होता है जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि यहां से बेनिफिट मिलेंगे, और डेवलपमेंट आपका वो स्टेज है जब आपको पता चल चुका है कि जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो डेवलपमेंट को हम जनरली कैपिटलाइज करते हैं और रिसर्च को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंस करते हैं। तो आपको एनालाइज करना है कि क्या सिमरन मूवी आपकी रिसर्च स्टेज पे या फिर डेवलपमेंट, एंड उसके बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। सर पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमें केस स्टडी को रीड करना है। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब चलते केस स्टडी पे। केस स्टडी पे आपको ध्यान से देखना है कि सिमरन नाम कहां लिखा है। तो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहां पर जर्नी गिवन है, जर्नी में तो सिमरन का नाम नहीं दिख रहा। इंडिया फिल्म इंडस्ट्री, यहां तो सिमरन का नाम नहीं होगा। की बिजनेस स्ट्रेटेजी, यहां पर सिमरन का नाम नहीं होगा। नेक्स्ट है न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आपकी सिमरन हो सकती है। तो यहां पर स्टार्टिंग में ही आपको गिवन है द मूवी सिमरन। तो आप अगर हर पैराग्राफ के कुछ इनिशियल वर्ड पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ये पैराग्राफ आपके लिए रिलेवेंट है या फिर नहीं है। एंड अगर आप नाम से सर्च करते तो थोड़ा और इजी हो जाता है। तो ये आपके लिए रिलेवेंट पैराग्राफ है। आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है कि क्या सिमरन मूवी रिसर्च स्टेज पे या डेवलपमेंट, एंड उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। अब अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आपके पास एफआर का कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए। उस मटेरियल में आप जाएंगे इन डेज 38 पे और वहां पर कंसेप्ट पढ़ के अप्लाई करेंगे। तो ये हमने किया आपका क्वेश्चन 1.7, यहां पर आप लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन एफआर का और ये है हमारा इंड एएस 38, ये हमने नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.8, यहां पर आपसे क्या पूछा है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन प्रिस्क्राइब अंडर एसए 505। आपसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है कि आपको एज पर एसए 505 बताना है कि कौन कौन से रीजन में हम लोग इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑडिट का क्वेश्चन है, टॉपिक भी आपको पता है, डायरेक्ट टॉपिक ओपन करके आप आंसर लिख सकते हैं। फिर और क्या पूछा है, What alternative procedure should the auditors Ranveer and Ranveer LLP perform if response of independent confirmation of trade receivable was inadequate? नेक्स्ट पार्ट जो है वहां पर आपको थोड़ा सा केस स्टडी का रेफरेंस दिया है, लेकिन इस पार्ट को भी आप लोग बिना केस स्टडी रेफरेंस के सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन से अल्टरनेटिव प्रोसीजर ऑडिटर को परफॉर्म करने चाहिए अगर रिस्पॉन्स ऑफ इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वाज इनएडिक्वेट, यानी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अगर हम नहीं कर पाए आपकी ट्रेड रिसीवेबल का, तो हमें कौन-कौन से अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए एक्चुअली आपको केस स्टडी रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऐसे 505 कि कौन-कौन से रीजन में इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन चाहिए, एंड सेकंड पार्ट में हम आंसर करेंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर से। आप यहां पर नोट कर सकते हैं आपके इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन है ऑडिट का एंड ये है हमारा ऐसे 505। ये हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास जो ऑडिट का मटेरियल होगा वहां पर ऐसे 505 पे जाएंगे, वहां पर जो रिलेवेंट पैराग्राफ है रीजंस का और अल्टरनेटिव प्रोसीजर का, वो सेम पैराग्राफ नोट करेंगे, केस स्टडी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। चलते एक बार आईसीआई के आंसर पे चेक कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा आईसीआई का आंसर 1.8। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिलेगा बेस्ड ऑन ऐसे 505, एंड आईसीआई ने यहां पर केस स्टडी का एक भी नाम या फिर रेफरेंस नहीं दिया है। तो ये पूरा 1.8 में केस स्टडी का नाम नहीं है, तो आपको केस स्टडी रीड करने की जरूरत भी नहीं है। और आप जितना टाइम सेव करेंगे बिना केस स्टडी को रीड करे आंसर करने में, उतना जल्दी आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे और उतने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आईबीएस में अगेन मैं आपको बता दूं कि 50% स्टूडेंट्स को पेपर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पहले कंसेप्ट को ढूंढो, कंसेप्ट को ढूंढने के बाद उसको अप्लाई करो, फिर उसको लिखो, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आपको हमेशा टाइम को सेव करना है और केवल रेलेवेंट चीजें ही एग्जाम में पढ़नी है। एग्जाम में आपको 4 पेज 5 पेज 6 पेज की केस स्टडी देखने को मिलेगी, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो भी रिलेवेंट पार्ट है केवल उतना पार्ट ही पढ़ेंगे। तो हमने यहां पर अप्रोच समझ लिया है कि किस तरह से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी केस स्टडी को पढ़ना है, बाकी हमें आपके टॉपिक्स और कंसेप्ट के बेसिस पे आंसर करना है। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए। अब एक बार एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यू के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। एमसीक्यू के लिए यहां पर है आपका पहला एमसीक्यू 1.1, शुड द ऑडिटर सेंड एन एंगेजमेंट लेटर फॉर द ऑडिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ आर एंड आर। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, क्या एंगेजमेंट लेटर भेजना है आपकी ऑडिट के लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ेंगे, एंड केवल ऑप्शन पढ़ने से हमें आंसर मिल गया तो केस स्टडी पर नहीं जाएंगे, अगर आंसर नहीं मिला तो ही केस स्टडी पर जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है आपसे कि न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंड इफ देयर इज रीसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंज है तो हमें आपका एंगेजमेंट लेटर सेंड करना होता है। बिल्कुल सही बात है आपके ऑडिट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंड एवरी ईयर इंक्लूडिंग रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। यहां पर बोला कि कंपनीज एक्ट बोलता है इसलिए सेंड करना है, लेकिन कंपनीज एक्ट ऐसी कोई बात नहीं करता है। अगर आपने ऑडिट पढ़ा होगा तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। सी पार्ट है, इट इज ऑप्शनल टू ऑब्टेन न्यू एंगेजमेंट लेटर फॉर रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट अंडर एसे 210। यहां पर एसे 210 का रेफरेंस देके आपको एक आइडिया दे दिया कि एंगेजमेंट लेटर के ऊपर एसे 210 अप्लाई होगा। आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या एसे 210 में ऐसी कोई बात है। आप जब चेक करेंगे तो पता चलेगा ये बात भी एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट है, कंपनीज एक्ट मैंडेट ऑडिटर टू ऑब्टेन एंगेजमेंट लेटर फॉर एवरी ऑडिट। लास्ट पार्ट में भी बोला कि कंपनीज एक्ट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन तो गलत है, लास्ट फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब इस केस में हमें केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस और क्वेश्चन के बेसिस पे हमने आंसर किया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हैव बीन डिजाइंड बाय ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को अगर आप ऑडिट करें तो कौन सी आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव कंफर्मेशन, यानी कि हमें आपके ट्रेड रिसीवेबल को बोलना है कि प्लीज कंफर्म करिए कि आपका इतना बैलेंस बाकी है। तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं एज पर आपके स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर आपको नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हाइब्रिड है, ब्लैंक है, डायरेक्टली हम लोग पॉजिटिव आंसर कर देंगे, केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम म्यूजिक राइट्स बी रिकॉग्नाइज्ड
इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ FY 23-24। कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए तो केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं आपके केस स्टडी पे और फोकस रहेगा रेवेन्यू वर्ड पर और आपके नंबर्स पर। जहां पर भी रेवेन्यू और नंबर दिख जाए, एनेक्चर गिवन है, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ नेम्स और डिटेल्स है, रिलेवेंट नहीं है। यहां पर है आपकी सब्सिडरी ऑपरेशन, मार्केट पोजीशन, रिलेवेंट नहीं है क्योंकि नंबर्स नहीं दिखे। ऑडिटर एंगेजमेंट रिलेवेंट नहीं है। यहां पर हमें नंबर दिख रहे हैं, रेवेन्यू की बात हो रही है। यहां पर आपको कुछ 3000 लैक्स के नंबर है, फिर यहां पर करोड़ से यहां पर कुछ इंक्रीज है। तो यहां पर ये पैराग्राफ आपके लिए रिलेवेंट है, इसको रीड करिए और इसके बेसिस पे आंसर करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 1.3 के लिए रिलेवेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट है आपका, कैन मिस साना मुखर्जी बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर। आपको यहां पर एक केस दिया है और आपको इसको बताना है कि क्या वो अनदर टर्म के लिए हायर हो सकते हैं। तो यहां पर मिस साना मुखर्जी का स्पेसिफिक नाम दिया है, तो केस स्टडी में सर्च करेंगे साना मुखर्जी कहां पर गिवन है और उसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे। यहां पर आपको 4 प्रोविजन गिवन है, आप चाहें तो इस प्रोविजन के बेसिस पे भी आंसर कर सकते हैं। जो भी प्रोविजन करेक्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, जो प्रोविजन ही इनकरेक्ट है वो ऑप्शन भी इनकरेक्ट रहेगा। तो ये आपका 1.4 है एंड लास्ट 1.5 है, वेदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कालीन भैया कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन व्हाइल फाइलिंग ITR बाय द कंपनी। क्या कालीन भैया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लोग क्लेम कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन है। DT के क्वेश्चन में आपको पता होगा एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है PGBP में आपकी प्रोडक्शन ऑफ फिल्म का, जहां पर कुछ डेट्स गिवन है, उन डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको केस स्टडी पे जाके ढूंढना है, कालीन भैया वर्ड कहां पे, केवल उतना ही पैराग्राफ रीड करना है एंड उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो ये हमारे MCQ और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच है। हमने यहाँ पर आपकी अप्रोच डिस्कस करी है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि आपकी केस स्टडीज के कंसेप्ट और क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझें और उन डिटेल्स के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हमने क्या समझा है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, लेकिन सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हम लोग समझेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम आपकी मल्टीपल केस स्टडीज सॉल्व करेंगे और हर केस स्टडीज का कंसेप्ट और क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।